हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हम पूरा वीडियो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं, स्ट्रेस कैसे मटेरियल पर आता है, कैसे स्ट्रेन मटेरियल पर आता है, किस तरीके से हम इस स्ट्रेस और स्ट्रेन को ओवरकम कर सकते हैं हमारे मटेरियल पर। ठीक है, इस आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये भी देखने वाले हैं, इसके टाइप्स भी देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसके लिए हम आपको अलग से एक एमसीक्यूज के लिए भी वीडियो देने वाले हैं कि जिसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है वहाँ से क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपके सामने एक वीडियो भी लाएंगे, ताकि आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन समझने के साथ साथ आप उस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकें। तो आप हमारे साथ पूरा अच्छे से बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को एक लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो इसी को चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका पार्ट फर्स्ट, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट है हमारा कि हम किस तरीके से स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आती रहें। तो देखिए, स्ट्रेस फर्स्ट इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। इट मीन्स यदि आपकी बॉडी पर यदि किसी भी टाइप का फोर्स लग रहा है, जिसको हम टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव, किसी भी तरीका फोर्स यदि आपके बॉडी पर लग रहा है, तो उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड होने वाले हैं ऑफर्ड बाय बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। इट मीन्स यदि आप किसी भी बॉडी पर आप यदि लोड लगा रहे हैं, तो उस लोड की वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा, डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा। इस डिफॉर्मेशन को बचाने के लिए बॉडी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है ना, किसी भी बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर बाय अ बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो यदि हम स्ट्रेस को डिफाइन करना चाहें एक्चुअल में न्यूमेरिकली वैल्यू में, तो हम बोल सकते हैं रजिस्टिंग फोर्स, इस पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में जो रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है ताकि आपकी बॉडी डिफॉर्म होने से बची रहे, वो क्या है, आपका स्ट्रेस। अब देखिए, हम इसको न्यूमेरिकल थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहेंगे यहाँ पर कि स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा, दिस इज द सिग्मा DF डिवाइडेड बाय DA, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस की यूनिट होती है, जिसको हम पास्कल के लिए भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि गेट में और IAS में सिर्फ और सिर्फ यूनिट का ही ज़्यादा मैटर किया जाता है। DF बाय DA मतलब चेंज इन फोर्स एंड चेंज इन एरिया। यदि आप किसी भी बॉडी पर लोड लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो उसके एरिया में भी चेंज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रेस समझ में आए कि स्ट्रेस होता क्या है। नाउ अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ यूनिट्स की। ये यूनिट्स आपको गेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट है 1 किलो पास्कल। 1 किलो मतलब 1000, इसलिए 10 की पावर 3 पास्कल, या इसको बोल सकते हैं 10 की पावर 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक, सेकंड है 1 मेगा पास्कल। इट मीन्स 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 6 पास्कल, या 10 की पावर 6 न्यूटन पर एम स्क्वायर, जिसको हमने बोला है यहाँ पर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ द 1 गीगा पास्कल, गीगा मीन्स टाइम, 10 की पावर 9 पास्कल, 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स की जिसको आपको याद रखना है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया। ठीक, तो आई होप आपको स्ट्रेस समझ में आया। अब कुछ मैं आपको
प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है आपकी किसी भी मटेरियल पर। देखिए, आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपकी क्या है, बॉडी है या फिर मटेरियल है, इसको मैं बॉडी का नाम दे देता हूँ। ये आपकी बॉडी है, आपने इस तरीके का फोर्स लगाया है, मतलब आप उसको खींच रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स ये आपने फोर्स लगाया है टेंसाइल नेचर का। कौन सा नेचर है ये? टेंसाइल नेचर का एक लोड लगाया है। मान लीजिए ये पेन है आपके हाथ में और आप इसको खींचना चाह रहे हैं, तो मतलब इस तरीके से आप इधर से खींचेंगे दोनों साइड से, तो वो नेचर होगा आपका टेंसाइल फोर्स। देखिए, यदि आप किसी भी बॉडी पर टेंसाइल नेचर का लोड लगा रहे हैं तो उसमें क्या है कि उसकी लेंथ बढ़ने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि वो इस तरीके से एक्सपांड होने वाला है ना, तो इसी वजह से उसकी क्या है कि लेंथ बढ़ने वाली है। यदि आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दें, सिंपल, पूरा आप अच्छे से समझिए, ठीक है। अब जब बॉडी में कोई, यदि मान लीजिए ये पेन है, इस पेन में यदि मैं इधर से लोड लगा रहा हूँ, इसको मैं इधर से खींच रहा हूँ ना, तो क्या होगा कि इस पेन मेरे लोड को रजिस्ट करेगा। उस रजिस्टिंग फोर्स को हमने यहाँ पे क्या बोला है? आर बोला है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो बॉडी के अंदर लगने वाला है, जो ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होगा ड्यू टू अप्लाइड लोड, ठीक है ना। इस अप्लाइड लोड की वजह से इस इंटरनल बॉडी में इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होने वाला है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन में क्या फोर्स है? एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, तो समीशन ऑफ एक्स क्या होगा? 0 होगा। कब? जब P इक्वल टू आर होगा। इट मीन्स जब आपने लोड लगाया टेंसाइल नेचर का और बॉडी ने भी आपके अंदर, मतलब बॉडी के अंदर आर नेचर का लोड लगाया, रजिस्टिंग फोर्स जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों फोर्स इक्वल टू हो जाएंगे। इसलिए हमने डिफाइन किया यहाँ पर स्ट्रेस इक्वल टू P डिवाइडेड बाय ए। इट मीन्स लोड अपॉन एरिया इक्वल टू रजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये होती है एक स्ट्रेस को पूरी तरीके से डिफाइन करने की मेहनत। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को, स्ट्रेस को समझ सकते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। एक रजिस्टिंग फोर्स होता है। रजिस्टिंग फोर्स क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जब हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो बॉडी उस फोर्स को अपोज करती है, रोकने की कोशिश करती है। उसी वजह से इसमें एक रजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेसेस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। हम क्या बात करने वाले हैं अब? क्लासिफिकेशंस ऑफ स्ट्रेस। देखिए, 2 टाइप के आपके स्ट्रेस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर। नॉर्मल और शियर, अब इस दोनों के भी सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट, सेकंड है इनडायरेक्ट। शियर में भी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फोर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यह शियर फोर्स होता है। नाउ अब हम यदि डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करें तो डायरेक्ट स्ट्रेस में देखिए, आपका यदि डायरेक्ट स्ट्रेस यदि आपका टाई या स्ट्रट पर लग रहा है, टाई मीन्स उसमें आपका टेंशन लोड लग रहा है, कंप्रेशन लोड लग रहा है, मतलब स्ट्रट है। इट मीन्स उसका क्या है? वो वर्टिकल मेंबर है। स्ट्रेस मीन्स वर्टिकल मेंबर, टाई मीन्स हॉरिजॉन्टल मेंबर, जिसको टाई बीम भी हम बोलते हैं। तो टेंशन फोर्स लग रहा है या कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था पिछले, तो P डिवाइडेड बाय ए, इट मीन्स R डिवाइडेड बाय ए। जो आपको मैंने सिंपल स्ट्रेस बताया था उसको हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट स्ट्रेस। नाउ यदि आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार से इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस लग रहे हैं, इट मीन्स फोर्स के साथ साथ आपको यदि बेंडिंग या फ्लेक्चरल स्ट्रेस लग रहे हैं, यदि मान लीजिए ये कोई बीम है, इस बीम में ऐसा लोड लग रहा है और एक दबने वाला लोड लग रहा है, मतलब कंप्रेशन लोड लगा, साथ यदि इसके एक मोमेंट भी लग रहा है, ठीक है ना, जिस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे बताया। यदि ऐसी कोई पोजीशन आपकी बिल्डिंग में आती है या किसी भी एलिमेंट में आती है, तो आपकी बॉडी पर ऐसा यदि लोड लगेगा तो ऊपर आएगा टेंशन, नीचे आएगा कंप्रेशन, ठीक है। ये हम आरसीसी में भी जब हम पढ़ेंगे तब भी हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कोई बीम है तो ऊपर वाले पोर्शन में टेंशन आता है, नीचे वाले में कंप्रेशन आता है, इसलिए हम आरसीसी प्रोवाइड करते हैं। नाउ इट इज़ अ मटेरियल। नाउ द फोर्स इक्वल टू M बाय Z, ठीक है। ये Z आपकी डेप्थ हो जाएगी, M मीन्स मोमेंट हो जाएगा। नाउ यदि शियर फोर्स यदि आपकी बॉडी में लग रहा है, शियर फोर्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ आगे किस तरीके से लगता है। तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक। डायरेक्ट फोर्स में आएगा टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। इट मीन्स यदि आपकी ये कोई बॉडी है और उसकी सरफेस पर यदि कोई लोड लग रहा है, ठीक है ना, तो टाउ डिवाइडेड बाय टाउ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक। यदि इस शियर फोर्स को हम आगे डिफाइन करने वाले, तो आप हमारे
वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा एंड तक देखिए, ठीक है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। नाउ यदि आपका सेकंड पार्ट है इनडायरेक्ट, तो उसमें टॉर्सन शियर स्ट्रेस लगने वाला है। इट मीन्स यदि कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है और उसमें यदि एक कोई पार्ट्स मैंने लिया है तो उसमें इस तरीके से मतलब उसकी चारों डायरेक्शन में फोर्स लगने वाले हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो टाउ इक्वल टू होगा टी डिवाइडेड बाय जेड पी, ठीक। तो आपको इसमें सिर्फ इतना सा समझना है कि जो स्ट्रेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं और उनका एक सब पार्ट में सब डिवीजन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ अब आती है हमारी सब सेकंड चीज, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए स्ट्रेन होता है आपका, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। इट मीन्स यदि आपने किसी इस पेन पर मैंने आपको लोड लगा के बताया था, यदि इस पेन पर यदि मैंने कोई फोर्स लगाया तो सिंपल सी बात है इसकी लेंथ में चेंज होगा, ठीक। तो इस चेंज जो भी चेंज हो रहा है आपकी बॉडी में या फिर किसी भी पेन या फिर किसी भी एलिमेंट में, तो वो क्या कहलाता है आपका स्ट्रेन। तो पर यूनिट एरिया में आपकी लेंथ में कितना चेंज हुआ है वो आपको डिफाइन करता है स्ट्रेन। स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं हम किससे, एक्सप्लोन से, ठीक। ई इक्वल टू, इसको हम अभी हम मानने के लिए ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इट मीन्स डी एल डिवाइडेड बाय एल। अब देखिए यदि आपको एक क्रॉस सेक्शन हमने आपको यहाँ पर एक प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक। इस जो आपको डार्क सेक्शन में दिख रहा है, यदि मैं इस फोर्स को यदि इसमें एक लोड लगाता हूँ यहाँ पर टेंसाइल नेचर का, तो इस टेंशन में इसकी क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी, ठीक। तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी और लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने इसकी लेंथ को यहाँ पे बढ़ाया है डॉट डॉट से, और इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। तो जो ओरिजिनल लेंथ थी वो थी एल, और जब हमने लोड लगाया तो उसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब किसी प्रकार से उसमें लेंथ में चेंज आया, तो एल प्लस डी एल हो गया। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। तो सिंपल हमारा स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, मतलब कितनी लेंथ में कितनी आपका चेंज हुआ है, ठीक है। इसी चीज़ को हम स्ट्रेन बोलते हैं। नाउ अब हमारा आता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन, ठीक। शियर स्ट्रेन क्या होता है इसको अब यहाँ पर आप समझिए। नाउ इट इज़ द स्ट्रेन प्रोड्यूस अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, ठीक। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि शियर फोर्स किस तरीके से लगता है। देखिए आपकी कोई बॉडी है, ठीक, ये आपकी क्या है, एक बॉडी है जिसको मैं डार्क करके आपको बता रहा हूँ, ठीक। ये आपकी कोई बॉडी है जो एक पॉइंट से फिक्स्ड है। ये जो आपकी हैचिंग है ये क्या है, फिक्स्ड नेचर बता रही है, ठीक है। कोई बॉडी है किसी एक प्लेटफॉर्म पर फिक्स्ड है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है इस तरीके से वो है एल, ठीक। अब मान लीजिए इस पेन पर मैं इस तरीके से लोड लगाता हूँ, पहले मैंने हाथ से लोड लगाया था, अब मुझे शियर फोर्स के लिए यहाँ से लोड लगाना है। इट मीन्स इसके टॉप सरफेस पर हमने लोड लगाना है। तो सरफेस पर जब हम फोर्स इधर की साइड लगाएंगे तो इसमें क्या होगी कि रबिंग होगी, इस तरीके से इसमें क्या होने वाली है, एक रबिंग टाइप होने वाली है। तो इसी चीज़ को हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखिए जब मैंने इसकी सरफेस पर एक फोर्स लगाया, शियर फोर्स, ठीक है, तो जो सी पॉइंट था वो सी से बदल कर सी डैश हुआ है, जो पॉइंट डी था वो पॉइंट डी से डी डैश हुआ है। क्यों, क्योंकि मैंने रबिंग की है। रबिंग करने पर आपकी जो एक स्लिपिंग नेचर आपका बॉडी में आया है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हमने बताया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आपके प्रोवाइड होने वाले हैं यहाँ पर। तो ये क्या है आपका शियर फोर्स, शियर फोर्स, ठीक है। अब इस जो लेंथ चेंज हुई है उसके रिस्पेक्ट में हमने ये जो एंगल माना है वो माना है आपका थीटा, ठीक। तो शियर स्ट्रेन इक्वल टू थीटा, यदि टेन थीटा की हम बात करेंगे तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो डी एल अपॉन एल। बट जब हम शियर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो हम उसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स डी एल ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम लोअर फेस, डिस्टेंस फ्रॉम लोअर फेस, ये लोअर फेस से इससे यहाँ तक की डिस्टेंस, इट मीन्स एल, ठीक है। इस तरीके से हम शियर फोर्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन,
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस गेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका अभी हम आपको एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से हम चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए यदि आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब वॉल्यूम में चेंज होने वाला है, ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। नाउ यदि आप अब मैं यहाँ पर जो आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बता रहा हूँ वो आपको मैं अलग अलग बॉडी के लिए बता रहा हूँ। यदि मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर शेप है तो उसमें एक्सप्लोन वी मतलब स्ट्रेन वी इक्वल टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड एक्सप्लोन जेड, है ना, ये एक्सप्लोन है सॉरी, ठीक है ना। तो एक्सप्लोन वी इक्वल टू स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में एक्स जेड डायरेक्शन में समीशन डिवाइडेड बाय ई 1 - 2 म्यू। ये म्यू क्या है आपका पॉइजन्स रेशो, क्या है आपका पॉइजन्स रेशो। इस पॉइजन्स रेशो के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप हमारे वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, ठीक। अब यदि मान लीजिए आप 1 - म्यू, तो इस तरीके से आपको रेक्टेंगुलर शेप में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये इक्वेशंस याद रखना है, ये वाली इक्वेशंस को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको ई की वैल्यू दी जाएगी, ठीक। आपको म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ती है। कुछ वैल्यू आपको कोडल वैल्यू है जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि म्यू की वैल्यू आपकी कास्ट आयरन के लिए, रबर के लिए या कोई दूसरा एलिमेंट है उसके लिए क्या क्या हो सकती है। तो इसका वैल्यू हमें याद रखना है जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक। रेक्टेंगुलर शेप हो गया। अब मान लीजिए यदि आपको गेट की एग्जाम में एक नेक्स्ट शेप दे दिया गया, मान लीजिए सिलेंड्रिकल स्लेब को सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए बात करी जाए तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है v इक्वल टू π/4 d²L, और इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो आएगा 2 एक्सप्लोन d प्लस एक्सप्लोन 1, ठीक। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखना है। स्फेरिकल बॉडी के लिए जो वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, और इसका जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा वो होगा 3 del d/d, ठीक। तो ये आपका d क्या है, इसका डायमीटर, सिलेंड्रिकल के लिए भी यहाँ पर डायमीटर है तो हम इसको चीज़ को निकाल सकते हैं। अब इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को समझ सकते हैं। देखिए आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपकी ऑल ओवर द डायरेक्शन में फिट होता है। इट मीन्स एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी। और इसके पर्टिकुलर ये क्या है, आपके नेगेटिव वाले वाई इधर से लगेगा, एक जेड इधर से लगेगा। तो इस तरीके से आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को समझ सकते हैं। हो सकता है कि आपको गेट की एग्जाम में यहाँ से आपको क्या दिया जाए, एक फोर्स भी, यहाँ से फोर्स भी दे दिया जाता है। इस तरीके से हम आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पर, अब आपको हमने कुछ नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। अब इसको आप 1 बाय 1 समझते रहिए। देखिए यदि कोई मेंबर है, यदि वो डिफॉर्म होना चाहता है, यदि कोई मेंबर है यदि वो डिफॉर्म होना चाहता है बिना किसी इंडिकेशन दिए या रिएक्शन दिए, तो उसमें जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक। यदि मान लीजिए कोई भी मेंबर है, यदि वो डिफॉर्म होना चाहता है बिना किसी इंडिकेशन या रिएक्शन प्रोवाइड किए तो वहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा, ठीक। नाउ द सेकंड पॉइंट, यदि आपका मेंबर मूव होना चाहता है, यदि आपका मेंबर मूव होना चाहता है बिना किसी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को शो करके, तो वहाँ पर भी स्ट्रेस क्या होगा, 0। यदि आपका मेंबर फ्रीली एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है टेम्परेचर के थ्रू, तो वहाँ पर भी स्ट्रेस क्या होगा, 0। इट मीन्स यदि आपका मेंबर किसी भी चीज़ को यदि बिना किसी इंडिकेशन के फ्रीली मूव होना चाहता है या फ्रीली डिफॉर्म होना चाहता है तो वहाँ पर स्ट्रेस 0 होगा। इट मीन्स कंक्लूजन ये निकलता है यहाँ पर आपका कि यदि आपके स्ट्रेस में, यदि आपके बॉडी में यदि आप लोड लगाएंगे तो ही स्ट्रेस डेवलप होगा, अदरवाइज वहाँ पर स्ट्रेस 0 होगा। इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द नॉर्मल फोर्स। यदि मान लीजिए नॉर्मल फोर्स की वजह से आपका एलिमेंट चेंज हो रहा है तो उससे डायमेंशन चेंज होगी और उसका वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। यदि शियर फोर्स चेंज करता है आपकी बॉडी को, मतलब यहाँ उसके शेप को, तो शेप चेंज होगा विदाउट चेंज वॉल्यूम, मतलब शियर फोर्स की वजह से आपके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज
द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन इज एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपका एलिमेंट या बॉडी डिफॉर्म होगी, डिफॉर्म होने से उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होने से उसमें स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक। और डिफॉर्मेशन जब आता है इट मीन्स उसमें स्ट्रेन आने वाले हैं, ठीक है। इट मीन्स स्ट्रेन एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है और स्ट्रेस आपका स्ट्रेन पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर ऐसा बता सकते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो डिपेंडेंट होता है किस पर, स्ट्रेन पर, और स्ट्रेन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बताया है। ये कुछ आपको ये जो क्वेश्चंस है ये आपको असर्शन और रीजन में आ सकते हैं IAS गेट के एग्जाम्स में। तो आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।